नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, उस बिहार की जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तीसरा दिन है, लेकिन गठबंधन की शक्लो सूरत और सीटों के बंटवारे पर अभी भी बादल मंडरा रहे थे। बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब आसमान थोड़ा साफ दिखने लगा है, खास विपक्षी महागठबंधन को लेकर। जेडीयू बीजेपी तो साथ हैं, लेकिन एलजेपी, अब मैं एनडीए की बात करूं, क्या उसकी विदाई का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। सुकेश मेरे साथ हैं। सुकेश, विपक्षी महागठबंधन का खाका अब लगभग तैयार होता दिख रहा है, ये कहना गलत होगा? नहीं, मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी ये गठबंधन में होंगी। कहा यह भी जा रहा है कि 140 के आसपास सीटें जो है वो आरजेडी लड़ सकती है, करीब 65 के आसपास कांग्रेस लड़ेगी। मतलब 70 मांग रही थी, 70 से ऊपर आरजेडी 80 मांग रही थी। मतलब बीच का रास्ता निकाल लिया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। हाँ। 140 के आसपास आरजेडी, 65 के आसपास कांग्रेस। वाम दल को करीब 30 सीटें मिली हैं। 30 सीटें वो इसलिए क्योंकि सीपीआई एमएल की, मैं लगातार आपके साथ चर्चा में ये कहता रहा हूं कि कई पॉकेट्स में उसके अभी भी स्ट्रांग होल्ड है, आपको मालूम है। सीपीआई ट्रेडिशनली वहां बहुत अच्छा करती रही है, तो सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल तीनों को सीटें दी गई हैं। उनको एक नेचुरल एलाई के तौर पे अपने साथ रखा गया है कि आरएलएसपी ना रहे। लेकिन ये ऐसी पार्टियां हैं जो ट्रेडिशनली इनके एलाई रही हैं और पॉकेट्स पे इनके वोट भी हैं, इनका काडर भी है, वो खड़ा हो जाता है आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, तो एक वजूद बनता है उस गठबंधन का। और वीआईपी, चूंकि उसने बहुत ग्राउंड कंसीड किया, उन्हें यह लगा कि आरएलएसपी की तरह हमें भी बाहर जाना पड़ेगा। वाम खेमे को कितनी सीटें मिल रही हैं? करीब 29 सीटें मेरी जानकारी में, 19 सीटें सीपीआई एमएल को और सीपीआई एम को 10 सीटें, ऐसी मेरी जानकारी है। 5-5 मिलेंगी या सीपीआई की वक्त है, वहां सीपीएम तो ना के बराबर है। मुझे लगता है कि सीट्स देखी गई होगी कि किन सीटों पे वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, तो ऐसी जानकारी है कि 5-5 और 19। और वीआईपी को, उसको करीब आधा दर्जन सीटें। मतलब वो जितनी ताल ठोक रहे थे वो बहुत ग्राउंड रियलिटी पर आ गए, बिल्कुल जमीन पर आ गए। उन्होंने देख लिया आरएलएसपी का हश्र क्या हुआ। उन्होंने देख लिया कि एनडीए में भी ग्राउंड बहुत कम बचा है। नॉक करते रहे उपेंद्र कुशवाहा, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा थी, लेकिन वहां एंट्री नहीं मिल पाई, तो उसने बेहतर समझा कि हमको यूपीए तो एक मुकम्मल गठबंधन तो बना लिया है। वो तो 2019 में भी बना था कि अरिथमेटिक बहुत अच्छा है और खाते में आई एक सीट, वो भी कांग्रेस जीती किशनगंज। अब अगर हम बात करें एनडीए की, एलजेपी का बाहर जाने का रास्ता तय हो गया है क्या? आज शाम में उनकी बैठक है संदीप। अब ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस तरह की छोटी पार्टियां जो है, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो बहुत मैटर नहीं करता है। एलजेपी के केस में इसलिए थोड़ी चर्चा की गुंजाइश बचती है क्योंकि उनके सांसद नहीं चाहते, अधिकतर सांसद नहीं चाहते। आपने बताया 6 में से 4 तो नहीं चाहते हैं कि वो एनडीए का दामन मतलब 3 तो कंफर्म्ड हैं। जो उनके भाई हैं रामविलास पासवान के, वो भी एनडीए से बाहर जाने के पक्ष में नहीं है, तो आप 4 मानकर चल सकते हैं। इसलिए हो सकता है कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, लेकिन जिस लेवल पे एस्केलेट कर दिया है चीजों को, अब मुझे लगता है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो अमित शाह और जेपी नड्डा से चिराग पासवान की बातचीत हुई थी, उसमें मुझे लगता है कि उनको सीटों का एक आंकड़ा दिया गया होगा, वो करीब 20 सीटों के आसपास रहा होगा, जो उनको मंजूर नहीं है। उन्हें लगता है हमें बहुत ग्राउंड कंसीड करना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि चिराग पासवान को लंबी राजनीति करनी है अभी। वो अगर राजनीति में टिके रहते हैं, बने रहते हैं, तो 30-35 साल तो वो कहीं गया नहीं जब उनको राजनीति करनी है। वो दूसरी बार सांसद भी, तो ऐसे में शायद उनका जो एस्केलेट करना है वो उनके काडर को कुछ हद तक हो सकता है कि ठीक भी लगे। अधिक से अधिक सीटें मोटिवेट भी करे, अधिक से अधिक सीटें लड़ेंगे तो आपका ग्राउंड पे प्रेजेंस बढ़ता है। लेकिन क्या अकेले रह के वो कोई अपनी ऐसी छवि बना पाएंगे क्या? अब इन दोनों के बीच वे करना है कि हमें गठबंधन के साथ रहना है, एनडीए के साथ, फिर आपको खून का घूंट पीकर रहना पड़ेगा। फिर 20 सीटों पर आपने ताल इतनी ठोक दी, आप तो 143 की लिस्ट तैयार करे घूम रहे हैं। 143 कभी ऐसी फिगर नहीं थी संदीप जो किसी भी सूरत में संभव थी। फिर भी 42 सीटों पे लड़े थे। हाँ। उन्हें लग रहा था कि थोड़ी बहुत सीटें कम होंगी, उन्हें लग रहा था कि एक प्लेयर के तौर पे वो इन्वॉल्व होंगे इसमें। लेकिन जो नेचुरल गठबंधन बना वो बीजेपी और जेडीयू का बना, वो लेफ्ट आउट फील कर रहे थे।
और ऐसे में रीच कर गए क्या चिराग? 42 में से 2 सीटें जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि मैंने बार बार कहा है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके परफॉर्मेंस और उनके जो दावे हैं वो मैच नहीं करते। पासवान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप कह सकते हैं 6 में से 6 जीते लोकसभा में, लेकिन वो शायद नरेंद्र मोदी वेव पे सवार थे, क्योंकि सभी दल जीते। और वो 17 से 17 राष्ट्रीय चुनाव था। वो राष्ट्रीय चुनाव था। 17 से 17 बीजेपी के चुनाव में आप 2 पर सिमट गए। बिल्कुल, 17 में 17 जीत गई बीजेपी, 17 में 16 जीत गई जेडीयू और 6 में 6 जीत गई। बेस्ट परफॉर्मेंस भी 2005 में 29 सीटें बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी उतनी है। बिल्कुल। तो ये चीजें शायद ध्यान में नहीं रखी गई या उन्हें आईना दिखाया गया। वो एम्बिशियस हैं, वो अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं, तो तालमेल नहीं बन पाया। ये मुझे लगता है कि वो रीड नहीं कर पाए कि बीजेपी जेडीयू के बीच संबंध कैसे हैं। उन्हें लगा कि बीजेपी के बड़े नेचुरल एलाई हम हैं, तो शायद हमें ज्यादा तरजीह मिलेगी, हमारी सुनी जाएगी। जेडीयू, ये एक आम चर्चा थी कि नीतीश कुमार की छवि पिछले 15 सालों में सबसे निचले स्तर पे है। वो 2010 वाले नीतीश कुमार नहीं है, 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं है। 2005 में उनका वेट हो रहा था, वो उनको जिताने के लिए वो चुनाव हुआ था। 2010 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार उनको सत्ता में वापसी के लिए था, लेकिन 2020 तक आते आते ऐसा एलजेपी को लग रहा था कि उनका जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है और बीजेपी इसको अकाउंट फॉर करेगी और वो हमारे कहने के हिसाब से थोड़ा बहुत उन पे चाप चढ़ाएगी। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी ने किया और वो उन्होंने रीड नहीं किया बीजेपी को। बीजेपी भी देखिए 122-121 हम 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया चर्चा कर रहे हैं कि जेडीयू अपने खाते में सबको मिला के 122 पर लड़ना चाहेगी, बीजेपी को कहेगी 121 और एलजेपी बाकियों को आप देखिए, आरएलएसपी को भी देखना, वो तो खैर बात ही खत्म हो गई, तो आप देखिएगा। अब 20 से ऊपर देंगे तो बीजेपी दरअसल 100 से नीचे सीट थोड़ा लड़ेगी नहीं, ऑल टाइम लो हो जाएगा। ऑल टाइम लो हो जाएगा। 102 कितनी भी अकोमोडेटिंग हो जाए, वो इतनी अकोमोडेटिंग नहीं हो सकती है, खास महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसको देखने के बाद, कि वो अपनी वक्त रामविलास पासवान या चिराग पासवान को सूद करने के लिए वो 100 से नीचे चला जाए। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको गुड ह्यूमर में रखने के लिए वो बहुत कंसीड नहीं कर सकते। ट्रेडिशनली वो 102 सीटें लड़ते रहे हैं, बहुत दिनों से वो गठबंधन में थे जेडीयू के साथ। 2015 का वाकया छोड़ दीजिए आप, तो वैसे में वो 102 सीटों पे उनकी जो दावेदारी है वो तो पुख्ता बनती है और बीजेपी का अपना काडर बहुत नाराज परेशान होगा अगर वो 102 से नीचे गए। तो अगर इनको सीटें बढ़ा के दी गई तो या तो जेडीयू की सीटें आप लेके दे दो, जेडीयू एलजेपी को अपना पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि आज अगर उनका फैसला कुछ उल्टा भी होता है, एक्सपेक्टेड लाइंस के उलट भी होता है कि वो एनडीए में बने रहेंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है। मैं दर्शकों को बता दूं कि शाम तक आपको ये खबर मिल सकती है कि वो जेडीयू माफ कीजिएगा वो एलजेपी गठबंधन से बाहर चली गई। अब उसमें एक कैच है, बीच में मुझे याद आया तो बता दूं। एलजेपी की बड़ी स्मार्ट थ्योरी है, वो जनता कैसे लेगी मालूम नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो पे करेगा उनको, कि हम मोदी के साथ गठबंधन में हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम सीटें लड़ेंगे जेडीयू के खिलाफ और हमारा नारा होगा हम वोट मांगेंगे मोदी, पासवान और चिराग के नाम पे। अब ये बड़ी स्ट्रेंज सी थियरी है कि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में है, आप जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारो, आप एनडीए में सेंटर में बने रहो और वोट मांगो स्टेट में नीतीश कुमार के खिलाफ। ये वो 2005 रिपीट करना चाहते हैं जब वो यूपीए में मिनिस्टर हुआ करते थे। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एनडीए में रहते हुए वो जेडीयू के मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर सकते और फिर प्रधानमंत्री के लिए बड़ी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि प्रचार किसका करने वाले हैं। एग्जैक्टली वो जेडीयू के लिए वोट मांगेंगे ना, वो गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे ना, वो एलजेपी के लिए वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन इन्हें लगता है कि हम मोदी के नाम पे, कि हम बताएंगे कि हमको जिता के भेजोगे तो हम भी मोदी को समर्थन करने वाले। इन्होंने कुछ ऐसी रणनीति बनाई है, ऐसा जानकार बताते हैं। एनडीए से छिटक कर ये रणनीति बनाते हैं, ये एक स्मार्ट प्ले भी हो सकता है और इसमें जेडीयू का काफी नुकसान होगा क्या? देखिए, मैं मतलब जीते या ना जीते पर नुकसान करेंगे क्या अगर इस रणनीति पर चले? एनडीए से बाहर गए, जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए और कहा कि नहीं हम बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी हमें हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हम उनके नाम पर भी वोट मांगेंगे, अपने नाम पर भी वोट मांगेंगे, थोड़ा जेडीयू को नुकसान करेंगे। थोड़ा इसको ऐसे समझिए संदीप,
ये सुनने में बहुत ठीक लगता है कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे। नरेंद्र मोदी किसके नाम पे वोट मांगेंगे और किसके लिए वोट मांगेंगे? किसके नाम पे तो नहीं, किसके लिए वोट मांगेंगे? नरेंद्र मोदी जेडीयू के लिए वोट मांगेंगे और आप नरेंद्र मोदी के नाम पे खुद के लिए वोट मांगोगे। तो नरेंद्र मोदी का वोट मांगना ज्यादा मैटर करेगा या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगना ज्यादा मैटर करेगा? पहला। दूसरा, जहां वो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे वहां पे कोई आरजेडी का उम्मीदवार भी तो होगा, कोई कांग्रेस का उम्मीदवार भी तो होगा। सीधी टक्कर उनकी होने वाली है। वहां उसको, आरजेडी को, कांग्रेस को, लेफ्ट को रिप्लेस करके एलजेपी पिक्चर में आ जाए और वो जेडीयू के साथ कॉन्टेस्ट में दिखे और फिर वो सीटें जीत जाए और फिर वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाए और जेडीयू को हाशिए पे धकेल दे। इसमें बहुत मतलब कागज पर जो दिखता है और जमीन पर जो होता है उसमें दिन रात का अंतर है। मतलब ये इसमें ऐसा संयोग है कि बहुत सारे संयोग एक साथ होने पड़ेंगे, नहीं, पर जाकर ऐसा हो सकता है। पर उसमें यह है कि 20-30 सीटें हमेशा ऐसी होती हैं। मुझे बिहार की पूरी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, मैंने वो अभी स्टडी नहीं की, पर मैं अंदाजा लगा रहा हूं कम से कम 30, 35, 40 सीटें ऐसी होंगी जो 5000 या 5000 से कम के डिफरेंस पर डिसाइड हो जाती हैं। वहां पर न्यूसेंस वैल्यू, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, एलजेपी का बढ़ जाएगा क्या? नहीं, जब आप सीटों पे लड़ोगे और एक पार्टी के तौर पे लड़ोगे, एक ऐसी पार्टी जिनके 6 सांसद हैं वहां पे, तो आप किसी को नुकसान तो पहुंचा ही सकते हो। अब वो नुकसान किसको किस सीट पे पहुंचाएंगे ये तब पता लगेगा कि वो कौन सी सीटें लड़ रहे हैं, वहां उनका काडर क्या कर रहा है, उनका उम्मीदवार कितना सशक्त है। ये तमाम चीजें प्ले में आती हैं। ये तो और वोटर बहुत स्मार्ट है संदीप। उन्हें ये सामने कॉन्टेस्ट में कौन है ये देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वोट किसे देना है। नहीं, एक बड़ा जुआ खेल रहे हैं ना चिराग पासवान, इसमें कोई डाउट नहीं। डू और डाई बैटल है। अगर वो सुपड़ा साफ हो जाता है तो उनके लिए जमीन फिर से तैयार करनी होगी। अभी वो हमेशा बैसाखी रहे हैं भाई, 90 के दशक से लगातार हर सरकार में मंत्री रहे हैं रामविलास पासवान, तो उन्होंने सहारा लिया है या एक बैसाखी के रूप में वो खड़े रहे कि भाई मैं भी आपका समर्थन देने के लिए तैयार हूं और मंत्री बन जाते हैं। जमीन दोबारा से खड़ी भी करनी पड़ सकती है अगर ये पासा गलत पड़ गया, या दरअसल यहां पर मैं दूसरी साइड, दूसरा पहलू कहूं कि हम तो डूबे ही हैं, आपको भी ले डूबेंगे। ये काम भी करने पर आमादा हो गई है कि एलजेपी जेडीयू के साथ अपनी राजनीतिक दुश्मनी के चलते, मैं दुश्मनी शब्द अब इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, जेडीयू के साथ तो उनकी वो एकदम बिल्कुल पॉलिटिकली एडवर्सरी के तौर पे है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने जो पहला सवाल किया, मैं थोड़ा उस पर डेवलप ऑन करना चाहता हूं। देखिए, रामविलास पासवान की राजनीति ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उनका पॉलिटिकल करियर फैग एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर ही। इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है। इनको लंबी राजनीति अगर करनी है तो शायद इनके दिमाग में ये है कि ये अगर स्पॉइलर की भूमिका में भी हैं, लेकिन वो न्यूसेंस वैल्यू अपना दिखा पाते हैं या फिर अपनी उपयोगिता साबित कर पाते हैं, तो वो उनको और सशक्त बनाएगा, वो मजबूत बनाएगा, वो नए सिरे से उनके लिए जमीन तैयार करेगा। जो रामविलास पासवान की जमीन नहीं होगी, वो चिराग पासवान की जमीन होगी। रामविलास पासवान एनडीए छोड़ने को, मंत्री पद छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। देखिए, रामविलास पासवान तक ये हो जाएगा। ये रामविलास पासवान अस्पताल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में मुझे मालूम नहीं कि उन्हें मंत्री पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा या उनकी अगर वो एनडीए से बाहर जाते हैं, जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करते हैं तो बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, एलजेपी खुद को एनडीए से बाहर करेगी नहीं ना। वो कहेगी हम वहां अकेले लड़ना चाहते हैं और फिर वो बीजेपी के पाले में नीतीश को मानेंगे। नहीं हो सकता है नीतीश कुमार, ये क्या नीतीश कुमार ने हो सकता है ये कहा भी होगा। नीतीश कुमार ने खुद नहीं कहा होगा तो उनके नेताओं ने कहा होगा कि ये कौन सी बात हो रही है, ये गठबंधन कौन सा है जिसमें आपका एक अलाई हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और सिर्फ हमारे खिलाफ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्कुल उस तरह का धारावाहिक हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये बड़ी स्ट्रांगली बात कही गई होगी और बीजेपी इस पे विचार कर रही होगी कि ऐसी परिस्थिति में जबकि रामविलास पासवान स्वस्थ नहीं है, वो अस्पताल में हैं, ऐसे में एनडीए से बाहर अगर ये चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, बिहार में एनडीए और बिहार की ही पार्टी है एलजेपी, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है बिहार में चुनाव लड़ने चली गई, वो बिहार की पार्टी है मेघालय में एक विधायक जीता। तो ऐसे में आपको ये तय करना पड़ेगा कि क्या करना है। अब बीजेपी के लोग इस पे दिमाग लगा रहे होंगे। देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, एक और जानकारी दे देता हूं कि वो दिल्ली पहुंच गए। कल शाम में भी उनकी बैठक हुई है, आज भी बैठक होनी है। कल 4 तारीख है,
4 तारीख को सीईसी जो बीजेपी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है टिकट के मामले में, वो बैठने वाली है। तो कल तक इसको सीमेंट कर लेना है, कल तक उन्हें ये तय करके बता देना है आम जनता को कि हम गठबंधन में आ चुके हैं, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, हम भी उसमें शामिल है, एलजेपी हमारे साथ नहीं लड़ना चाहती है। अब एलजेपी पे अगर एलजेपी बाहर जाने का निर्णय करती है, और आज उसे ये निर्णय करना पड़ेगा, वो ये नहीं कह सकते पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठने के बाद कि सब फैसला हमने चिराग पासवान पे छोड़ दिया है, क्योंकि चिराग पासवान ही उसको हेड कर रहे हैं उस बोर्ड को, तो उन्हें एक फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वो अगर खड़े भी करना चाहते हैं उम्मीदवार, उनके लिए भी देर हो जाएगी, तो उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा। तो बीजेपी को ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर बीजेपी और जेडीयू अलायंस में है, एलजेपी नहीं है, तो एलजेपी कैसे नहीं है, और वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं जेडीयू को और अपने वोटर को, ताकि उनके अंदर कोई कंफ्यूजन न रहे कि अरे भाई ये है क्या, एलजेपी के सांसद समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली में साथ हैं, बिहार में अलग हैं, तो क्या 2005 वाली स्थिति है क्या? फिर आपकी अथॉरिटी उसमें नजर आती है। और प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता है कि इसमें फंसना चाहेंगे, क्योंकि वो डॉक में खुद होंगे जब वो प्रचार में होंगे, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंपेन करें या फिर जाके कैंपेन करें, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो वोट किसके लिए मांग रहे हैं। तो उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, बीजेपी को ये साफ करना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प अब पॉलिटिकल सूरत हाल सामने उभर कर आ रही है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, विपक्षी महागठबंधन में तो थोड़े बादल छट गए हैं, लेकिन बादल बरकरार हैं, और मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है रामविलास पासवान को। अब वो बादल छटेंगे नहीं छटेंगे, आज शाम तक ये तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई देगी। सीखा है कि नहीं चिराग पासवान ने ये देखा। तो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।